हेलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पार्ट नंबर 25 और जो हमारे न्यूमेरिकल रिमेनिंग थे हम लोग आज उनको कंप्लीट करते हैं। और जो क्वेश्चंस की सीरीज में अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 एनसीईआरटी की बुक का, वो है 2.4 मीटर व्यास का किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व इतना दे रखा है। तो आपके पास क्या है, गोला है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 22। ठीक है, तो आपके पास क्या है, गोला है और इस गोले का व्यास कितना है, 2.4 मीटर। तो हमें त्रिज्या काम में आएगी, तो त्रिज्या ले लीजिए, बताओ कितनी हो जाएगी, आधी। तो त्रिज्या कितनी होगी इसकी, आधी। कितनी, 1.2 मीटर। ठीक, अच्छा। एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है वो दे रखा है। इसका पृष्ठ आवेश घनत्व बराबर कितना दे रखा है, 80 माइक्रो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है कि गोले पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। गोले पर आवेश का, यहां जो आवेश आपने दिया है ना, मैं मानता हूं इसको हमने प्लस क्यू आवेश दिया है, तो ये जो आवेश गोले को दिया गया है इसका मान आपको ज्ञात करना है। क्या पृष्ठ आवेश घनत्व जानते हैं, तो हम लिखेंगे चूंकि पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व को हम लोग सिग्मा से दिखाते हैं। और पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा, वो क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, Q बटा S। हमें किसका मान निकालना है, आवेश का। तो हम लोग कौन सा पार्ट कर रहे हैं, इसका A पार्ट कर रहे हैं। तो आवेश बताओ Q बराबर क्या हो जाएगा सर, सिग्मा S हो जाएगा। और ये जो सिग्मा है और ये S कौन है, S है क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल, जहां आवेश वितरित किया गया है। बताओ किस पर वितरित किया गया है, गोले पर। और गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर। कोई डाउट किसी को, तो बोलो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, सिग्मा की वैल्यू कितनी, ये दे रखी कितनी, 80 माइक्रो। तो ये 80 माइक्रो मतलब 10 की घात माइनस का 6 इंटू 4 पाई की वैल्यू कितनी, 3.14। तो 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कौन है, 1.2। तो 1.2 गुणा 1.2। कोई डाउट किसी को, ओके। चलो सोल्व करते हैं। Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, देखो आप ध्यान से, इस जीरो को ना इसमें ले जाओ तो 31.4 हो जाएगा। और ये 8 चौक 32 गुणा, ये जीरो यहां ले जाओ तो कितना हो जाएगा, 31.4 गुणा 1.2 1.2 1.2 1.2 का स्क्वायर होता है कितना, 1.44। मल्टीप्लाई कर लो, 1.2 1.2, 2 2 नहीं 4, 2 एकम 2, और ये 2 1, 4 4 4, पॉइंट कितने बाद, 2 जगह, तो कितना हो जाएगा, 1.44 1.44। ठीक है, ये हो ही गया था, ये हो ही गया, ये हो गया। 10 की घात देखो, क्या 10 की घात आपको दिख रहा है, माइनस के 6, यस सर। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। पहले 31.4 को 1.44 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q का मान जो भी आए वो Q का मान कितना हो जाएगा आपके पास, आप सोल्व कर लेंगे और वो Q का मान आप लिख देंगे किसमें, कूलाम में। ठीक है, तो ये किसका मान आ गया, Q का। फिर क्या बोल रहा है, B भाग। B भाग ये बोल रहा है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान, इस गोले के पृष्ठ से जो फ्लक्स गुजर रहा है उसका मान कितना होगा। तो आपको पता है हमें गाउसियन पृष्ठ बनाना पड़ेगा, और गाउसियन पृष्ठ से तो हम लिखेंगे गाउस के नियम से। बोलो कौन से नियम से, गाउस के नियम से। गाउस का नियम क्या कहता है, वो कहता है सर फाई बराबर होता है सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्यू क्या, आवेश है, आवेश कितना, ये पड़ा कितना, 32 गुणा 31.4 गुणा 1.44 गुणा 10 की घात माइनस का 6 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना, 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12। इसको सोल्व कर लेंगे तो किसका मान आ जाएगा, फ्लक्स का। तो फाई बराबर जो मान आए उसको सोल्व करके लिख देना, और फ्लक्स का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलाम। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आवेश का मान सोल्व करेंगे, उसके बाद में फ्लक्स का मान निकालने के लिए सिग्मा क्यू का मान ये रख देंगे और फाई का मान निकाल लेंगे। समझ में आ गई बात आपको। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। स्क्रीन को पॉज कीजिए, नोट्स बनाइए और इसको सोल्व करके लिखिए। अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन नंबर 23। कोई अनंत रेखीय आवेश 2 सेंटीमीटर की दूरी पर 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। आप देखो अनंत रेखीय आवेश, आपको याद होगा हमने गाउस का नियम पढ़ा था
हमने पढ़ा था अनंत रेखीय आवेशित तार था, ठीक है। तो उसपे जो रेखिक आवेश घनत्व आया था वो कौन था, लेमडा था। और इसका जो विद्युत क्षेत्र आया था आपके पास, याद करो, E बराबर आया था 2K लेमडा अपॉन R। फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। रेखिक आवेश घनत्व के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होता है, 2K लेमडा अपॉन R। अब इसने क्या दे रखा है, सबसे पहले आप गिवन लिख दो, बोलो क्या मान दे रखा है इसने, R कितना, R बराबर 2 सेंटीमीटर, सेंटी मतलब 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर दे रखा है। फिर आवेश घनत्व है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है, बोलो E बराबर कितना, 9 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। तो किसका मान निकालना है, लेमडा का। तो लेमडा एक तरफ कर लो, बाकी एक तरफ। तो बताओ लेमडा बराबर, देखो लेमडा को एक तरफ रखेंगे तो E ये R चला जाएगा E के गुणा में, तो E इंटू आर अपॉन में कितना आ जाएगा, 2K, ठीक है। तो लेमडा बराबर E की वैल्यू ये रही कितनी, 9 गुणा 10 की घात 4 इंटू R 2 सेंटीमीटर, तो 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू के क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9, जो कटा उसको काटो, 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। तो जब बोलो लेमडा बराबर, देखो 10 की घात माइनस 9 जाएंगे, 10 की घात ऊपर, 10 की घात माइनस 11, तो कितना 10 की घात 4 गुणा 10 की घात माइनस के 11। इसको सोल्व करेंगे तो लेमडा बराबर कितना आ जाएगा, 10 की घात माइनस 7। और ये लेमडा है, रेखीय आवेश घनत्व है, इसका मात्रक होता है कूलाम पर मीटर। अरे लेमडा बराबर होता है ना Q बटा L, एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा, तो आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर, तो कूलाम पर मीटर। ये कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 23। स्क्रीन को पॉज कीजिए और क्वेश्चन को बनाइए। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनेंगे। देखो क्या है, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें, दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें हैं, ठीक है। तो दो धातु की प्लेटें ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सॉल्यूशन करें 24 का। तो दो धातु की प्लेटें ये रही, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, ठीक है। एक दूसरे के समांतर निकट रखी गई है, ये समांतर रखी गई है ऐसे, ठीक है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह विपरीत हैं। मतलब अगर इस पर पॉजिटिव आवेश के कारण पृष्ठ आवेश घनत्व है, तो इस पर किसके कारण आवेश घनत्व है, माइनस के कारण है। ओके, अब क्या बोल रहा है, तथा इनका परिमाण, पृष्ठ आवेश घनत्व का परिमाण, जो सिग्मा का मान दे रखा है अगले ने गिवन, वो क्या दे रखा है, सिग्मा बराबर दे रखा है, बोलो कितना, 17 गुणा 10 की घात माइनस 22 कूलाम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या याद करना है आपको, पहले निकालना ए पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, बी दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, और सी प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र का परिमाण याद करना है। तो हमको किस किस जगह निकालना है, पहली प्लेट, क्या मैं इसको मान सकता हूं ए प्लेट, इसको मान सकता हूं मैं बी प्लेट। तो ये क्या बोल रहा है, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, क्या पहली प्लेट का बाह्य क्षेत्र ये होगा, तो मैं मानता हूं ये पॉइंट कौन सा मान लेते हैं, पहला। फिर कहां दूसरा, दूसरी प्लेट के बाहर, दूसरी प्लेट ये रही, इसके बाहर यहां दूसरा पॉइंट। और तीसरा कहां निकालना है, दोनों प्लेटों के बीच में, तो तीसरा पॉइंट दोनों प्लेटों के बीच में ये रहा। इन जगह क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। थोड़ा ध्यान से देखो, जब हम लोग इस बिंदु की बात करते हैं तो शायद आप जानते होंगे, आप क्या जानते होंगे, क्योंकि समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र, बताओ क्या होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो याद करो, होता है कि नहीं होता, हमने पढ़ा था कि समतल प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, हमने पढ़ा हुआ है, गाउस के नियम के अनुप्रयोग में पढ़ा था, ठीक है। अब इसका मतलब यह है कि ये जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये दूरी पर निर्भर नहीं करता, केवल किसके मान पर निर्भर करता है, सिग्मा के मान पर। इसका मतलब दूरी चाहे कितनी हो दोनों प्लेटों से, विद्युत क्षेत्र के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसका मान अगर चेंज नहीं हो, सिग्मा का मान चेंज नहीं हो। अच्छा, अब आप बताओ सबसे पहले कौन से बिंदु पर, बिंदु A1 पर, जो एक पॉइंट है ना, इस पर बताओ, मैं मानता हूं इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो E1 है, और इसके अंदर विद्युत क्षेत्र है वो कौन सा है, E2 है। तो आप मेरे को बताओ इस एक नंबर पॉइंट पर जो विद्युत क्षेत्र होगा A के कारण वो किस तरफ होगा, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। हम जानते हैं
धनात्मक आवेश के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की तरफ। तो बताओ इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किस तरफ होगा? आवेश से दूर। क्या ये इसकी डायरेक्शन इवन होगा? वेरी गुड। फिर कौन से आवेश का, कौन सी प्लेट के कारण? दूसरे प्लेट के कारण। बताओ दूसरी प्लेट पे आवेश कैसा है? माइनस। तो माइनस के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस तरफ होती है? माइनस की तरफ। तो ये लीजिए माइनस की तरफ। ये कौन हो गई? E2। बात समझ में आ गई? अब आप देखो ध्यान से, पॉइंट 1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विपरीत दिशा में है। सिमिलरली दूसरे पॉइंट पर देखें हम लोग ध्यान से, तो दूसरा पॉइंट पर बताओ किस किस के कारण तीव्रता होगी? दोनों आवेश के कारण, प्लस के कारण माइनस के कारण? प्लस के कारण होती है आवेश से दूर, मतलब इस तरफ। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग E1, तो ये रहा E1 वेक्टर। जबकि माइनस के कारण तीव्रता होती है माइनस की तरफ, तो ये लीजिए माइनस की तरफ, E2 वेक्टर। आप मेरे को बताओ सब पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रताएं आ रही हैं वो विपरीत दिशा में है। और आपको ये भी पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? पृष्ठ आवेश घनत्व पर। किसके कारण? समतल प्लेट के कारण। मतलब जितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है उतनी की उतनी कितनी है? E2 है। तो हम लोग लिख देंगे साथ में, अतः E1 का मान किसके बराबर होगा? E2 के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम लिखते हैं क्या? पहला और दूसरा दोनों स्थितियों में हम लिखेंगे पहली प्लेट के बाहर, पहली प्लेट के बाह्य एवं दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 वेक्टर एवं E2 वेक्टर परिमाण में समान व दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। क्या कर देंगी? एक दूसरे को निरस्त कर देती हैं। अतः बिंदु 1 व 2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र बताओ कितना होगा? 0 होगा। ये तो कहां की बात होगी? प्लेट के, इस प्लेट के बाहर और इस प्लेट के बाहर। अब तीसरा बच गया, कौन सा? प्लेट के अंदर। आ जाओ प्लेट के अंदर हम ध्यान से देखिए तो बिंदु P ये रहा। अब आप मेरे को बताओ इस प्लेट के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा प्लस के कारण वो किस तरफ होगा? प्लेट से दूर, मतलब इस दिशा में। क्या इस दिशा में E1 लगेगा? सर लगेगा। फिर माइनस प्लेट वाली, माइनस आवेश के कारण जो प्लेट है उसके विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट की तरफ और इसका विद्युत क्षेत्र किस तरफ? कौन है? E2। तो E2 इस डायरेक्शन में। आप मेरे को देख के बताओ क्या बिंदु तीसरे पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान दिशा में है? और समान दिशा में तीव्रता क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? ये तो कौन से का आंसर हो गया? पहला और दूसरे का। अब कौन से का? सी का। मतलब ये ए और बी का कॉमन आंसर है। अब किसका आंसर? सी का। हम क्या लिखेंगे? बिंदु 3 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं E1 वेक्टर व E2 वेक्टर एक ही दिशा में है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र E3 बराबर, मतलब तीसरे पॉइंट की तीव्रता क्या हो जाएगा? E1 प्लस E2। अरे समान दिशा में जोड़ते हैं ना। ओके, तो E3 पर जो तीव्रता होगी वो कितनी हो जाएगी?
E1 की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 की वैल्यू कितनी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो E3 पॉइंट पर तीव्रता कितनी हो जाएगी, एलसीएम कितना आ रहा है 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सॉरी 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर कितना सिग्मा प्लस सिग्मा, मतलब कितना 2 सिग्मा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बताओ कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ प्लेटों के मध्य बिंदु पर तीव्रता कितनी होगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। एक बार यहां तक करेंगे, फिर चलते हैं हम लोग आगे। नंबर 25, मिलिकन तेल बूंद प्रयोग में 2.5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम के नियत विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आदि की कोई तेल बूंद स्थिर रखी जाती है। तो आप देखो, आपके पास मिलिकन ने एक तेल बूंद प्रयोग किया था, ठीक है, उस तेल बूंद प्रयोग में विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे हम लोग, गिवन। तो लिखो गिवन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर 25, गिवन। बोलो विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है कितना, E इक्वल्स टू 2.55 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। अब ये क्या बोलता है के प्रभाव में 12 इलेक्ट्रॉन आदि की कोई तेल बूंद है। आपके पास एक बूंद है तेल की जिस पर आवेश कितना है, 12 इलेक्ट्रॉन की जितना आवेश है, मतलब Q का मान कितना है 12E, और आप जानते हैं 12 गुणा E का मान कितना होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम, इतना आवेश है। अब क्या बोला है कि तेल का घनत्व इतना है, क्या घनत्व का आप रो से दिखाते हैं, रो बराबर कितना दे रखा है 1.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एक बात आप देखिए ध्यान से, हम लोग इसको लिख रहे हैं एमकेएस या एसआई में, इसको लिख रहे हैं सीजीएस में, चलने वाली बात नहीं है। इसको किस में कन्वर्ट करो, इसको कन्वर्ट कर लीजिए आप एमकेएस में, तो बताओ कितना हो जाएगा 1.26 गुणा, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की घात -3 से गुणा कर देंगे या 10 की घात 3 का भाग दे देंगे, तो ये तो कौन हो गया ग्राम की जगह किलोग्राम, ग्राम की जगह कौन हो गया किलोग्राम, डिवाइडेड बाई हमें क्या करना है सेंटीमीटर क्यूब है, इसको करना है मीटर क्यूब में कन्वर्ट, तो सेंटी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी घात कितना -2 और इसका घात कितनी 3, और ये कौन हो जाएगा मीटर क्यूब, ठीक है। तो रो बराबर कितना हो जाएगा 1.26, देखो 10 की घात -2 का क्यूब -10 की घात -6, 10 की घात माइनस ऊपर जाएंगे 10 की घात +6 और 10 की घात +6 और 10 की घात -3, 10 की घात 3, तो कितना हो जाएगा 10 की घात 3 केजी पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ गई, ओके। अब क्या बोल रहा है, बूंद की त्रिज्या ज्ञात करनी है, और ये बोल रहा है कि तेल बूंद स्थिर रखी जाती है, क्या रखी जाती है स्थिर। अब एक बात बताओ, आप एक बार वर्षा की बूंद पे विचार करो, वर्षा की बूंद को आप फ्रीली छोड़ेंगे तो किधर जाती है, नीचे की तरफ, क्यों जाती है, क्योंकि उसमें भार बल लगता है। तो इस पर कौन कौन से दो बल लग रहे हैं, एक तो भार बल लग रहा है और ये आवेश विद्युत क्षेत्र के अंदर स्थिर है, इसलिए इस पर विद्युत बल लग रहा है। स्थिर कब होगी, जब लगने वाले दोनों बल का मान क्या होगा बराबर, तो मैं लिखूंगा साम्य स्थिति में। बोलो कौन सी स्थिति में, साम्य स्थिति में। बोलो क्या होगा, F गुरुत्वाकर्षण बल या F भार बल बराबर होगा किसके, F इलेक्ट्रिकल बल के, ठीक है। आपको पता है F गुरुत्वाकर्षण बल जो Fg लग रहा है, आप जानते हैं F बराबर ma होता है, तो बताओ यहां पे कितना लगेगा, F बराबर mg इक्वल्स टू F की आवेश पे लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र के कारण कितना होता है QE, तो F बराबर कितना QE। बात समझ में आ गई। समीकरण नंबर कौन सा 1, मुझे G का मान पता है 9.8, मुझे Q का मान पता है 12 गुणा ये, मुझे E का मान पता है सर ये है, मुझे किसका मान नहीं पता, M का मान नहीं पता। और देखो हमें त्रिज्या का मान निकालना है, तो हमें इस द्रव्यमान को कहीं ना कहीं त्रिज्या के रूप में कन्वर्ट करना है। तो आप एक रिलेशन जानते हैं कौन सा, चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, घनत्व बराबर क्या होता है द्रव्यमान बटा आयतन, तो बोलो द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन, तो द्रव्यमान M बराबर क्या हो जाएगा, घनत्व को किससे दिखा रहे हैं आप रो से, और इंटू आयतन ये लीजिए V। अब आप मेरे को बताओ M बराबर क्या रो का मान दे रखा है, सर रो का मान दे रखा है, इंटू V कौन है, इस बूंद का आयतन, और बूंद गोले जैसी है और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब। ये समीकरण नंबर कौन सा 2। अब आप क्या करेंगे, इस समीकरण 2 का मान 1 में रख दो, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 का मान 1 में रखने पर
1 में रखने पर रख दो। बताओ कितना, m की जगह रख देंगे ये, तो बताओ कितना, रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब बराबर q इंटू ई। अरे हाँ ना, क्या मुझे त्रिज्या का मान निकालना है r का, तो बताओ r क्यूब को एक तरफ रख लो, तो बोलो क्या हो जाएगा, r क्यूब बराबर इधर कौन है क्यू ई, बोलो ऊपर कौन जाएगा 3, ये चला गया कौन ऊपर 3, तो 3 गुणा क्यू ई, नीचे कौन आएगा, नीचे आ जाएगा रो गुणा 4 पाई, यही आएगा। सोल्व कर दो इसको, तो हमें तो r का मान निकालना, तो r बराबर क्या हो जाएगा, इन सब का 3 क्यू ई बटा रो इंटू 4 पाई और इसकी घात कितनी 1/3। मतलब ये जो मान आए उसका आपको क्या करना है, घनमूल करना है। तो ये वैल्यू रख दो सब लोग यहाँ पे, तो r बराबर 3 ऐसा ऐसा इंटू रो का मान कितना दे रखा है, कितना 1.26 गुणा 10 की घात 3 इंटू ई विद्युत क्षेत्र का मान ये रहा कितना 2.55 गुणा 10 की घात 4 डिवाइडेड बाई रो का मान, अरे मैंने रो कहां लिख दिया, ये क्यों रखना है बच्चों यहाँ पे, क्यू का मान कितना है, आवेश 12 इलेक्ट्रॉन, क्यों रखना है ना 12, तो 12 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 है ना, 3 क्यू और ई नीचे रो का मान कितना 1.26 गुणा 10 की घात 3 इंटू किसका मान 4 और पाई का मान कितना 3.14 और इन सबको सोल्व करके आप कितना कर देंगे, इसकी घात 1/3 कर देंगे। ठीक है, घात 1/3 करने के बाद में यहां पर आपके पास क्या आएगा, त्रिज्या का मान आ जाएगा। ठीक है, वो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। सॉल्यूशन करना आप लोग एक बार स्क्रीन को पॉज कीजिए, इसको हल कीजिए, उसका आंसर लिखिए आप लोग यहाँ पे। ठीक है, वो जो त्रिज्या है वो आप क्या किसमें ले आना, मीटर में या सेंटीमीटर में ले आना। ठीक है, एक बार ये कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है, देखो इनके बीच में कोई थ्योरी क्वेश्चन जो है ना मैंने छोड़ दिया, आप खुद कर लेना आराम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, दिक् स्थान के किसी क्षेत्र में, मतलब वहां भी विद्युत क्षेत्र दे रखा है, विद्युत क्षेत्र में सभी जगह जेड अक्ष दिशा के अनुदिश है, मतलब विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में है, जेड अक्ष दिशा में है। ठीक, फिर क्या बोलता है ये ऐसे बोल रहा है क्या, परंतु विद्युत क्षेत्र का परिमाण समान नहीं है, और जो विद्युत क्षेत्र है वो समान नहीं है, उसका विद्युत क्षेत्र का मान चेंज हो रहा है। और कैसे चेंज हो रहा है, इसमें एक समान रूप से जेड दिशा के अनुदिश 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम प्रति मीटर की दर से वृद्धि होती है। अब आप एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करना, इसका देखिए डायग्राम कैसा बनेगा। आपके पास कौन सी दिशा में विद्युत क्षेत्र है, जेड दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो ये कौन सी मान लेता हूं मैं, जेड अक्ष मान लेता हूं। ठीक है, अच्छा अब देखो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ रहा है, विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ने का मतलब सुनो आप ध्यान से, अगर ये विद्युत क्षेत्र बताऊं मैं, तो ये विद्युत क्षेत्र कैसा है, एक समान है। क्यों, क्योंकि हर जगह दूरी बराबर है बल रेखाओं की। बट ये क्या बोल रहा है कि विद्युत क्षेत्र का मान तो बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब बल रेखाएं क्या हो रही है, पास पास आ रही है धीरे धीरे। ठीक है, मतलब क्या कि जो डायग्राम है वो कुछ ऐसा है, समझ गए होंगे आप लोग। यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कम और यहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्यादा है। क्यों, क्योंकि बल रेखाएं सघन में पाई जा रही हैं। अच्छा, ये जेड अक्ष की अनुदिश है और जो इसका मान चेंज हो रहा है वो कितना हो रहा है, 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम प्रति मीटर की दर से चेंज हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने 11वीं क्लास में dx/dt पढ़ा था, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब वेग क्या हो रहा है, सॉरी dy/dt पढ़ा था आपने, क्या कहा था, वेग में परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन को हम लोग किसे दिखाते हैं, डी से दिखाते हैं। ठीक है, तो बताओ किस में परिवर्तन हो रहा है, विद्युत क्षेत्र में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे गिवन। बताओ क्या लिखेंगे, डी डिवाइडेड बाई, बोलो किसके सापेक्ष चेंज हो रहा है ये, प्रति मीटर। प्रति मीटर मतलब दूरी कौन, जेड, तो कौन डी जेड, तो डी अपॉन डी जेड का मान कितना दे रखा अगले ने, 10 की घात 5 न्यूटन पर कूलम दे रखा है। अब क्या बोल रहा है कि दर से वृद्धि हो रही है, वह निकाय जिसका ऋणात्मक जेड दिशा में कुल द्विध्रुव आघूर्ण 10 की घात -7 है। अब यहां पर एक द्विध्रुव रखा गया है और द्विध्रुव का जो दिशा है द्विध्रुव आघूर्ण की वो किधर है, ऋणात्मक दिशा में है, इस तरफ। मतलब यहां जो द्विध्रुव रखा गया है, मैं मान लेता हूं यहां द्विध्रुव रखा गया है और द्विध्रुव का जो दिशा है
वो ऋणात्मक जेड दिशा में, मतलब इस दिशा में है, और इस दिशा में बनेगा, मतलब यहाँ माइनस आवेश है और यहाँ पे प्लस क्यू आवेश है, क्योंकि द्विध्रुव की दिशा किधर से किधर होती है, माइनस से प्लस की तरफ होती है। ठीक, अच्छा, तो इस द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान है P का मान, किसका मान, P का मान, वो भी दे रखा अगले ने, कितना, 10 की घात -7 कूलाम इंटू मीटर दे रखा है। तो अब क्या याद करना है कि ये जो आवेश है ना, इस पे कितना बल और बल आघूर्ण अनुभव करेगा, तो ये कितना बल अनुभव करेगा उसका मान हमें पता लगाना है। आप बताओ ध्यान से, हमें बल का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, बल का। देखो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो परिवर्तित विद्युत क्षेत्र है, समान विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो अपन क्या लिखेंगे, चूंकि आवेश पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में लगने वाला बल, बोलो F बराबर क्या होता है, QE होता है, हाँ या ना। लेकिन यहां हमारे पास E नियत नहीं है, E क्या हो रहा है, परिवर्तित E है, E परिवर्तित मतलब और कौन सी दर से, DE से हो रहा है, अतः परिवर्तित विद्युत क्षेत्र के कारण बल, बोलो F बराबर, आवेश तो वही रहेगा, क्यों, विद्युत क्षेत्र का परिमाण चेंज हो रहा है, परिमाण नियत है, चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो चेंज होने को अपन किसे दिखाते हैं, DE से दिखाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप बताओ मेरे को ये बल निकालने के लिए किस किस का मान चाहिए, Q का मान और DE का मान। मेरे पास Q का मान भी नहीं है और मेरे पास DE का मान भी नहीं है, किसका मान है, DE बटा dz का मान है। तो अगर ये मान मैं यहां रखना चाहूं तो बताओ नीचे क्या करना पड़ेगा, dz करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, उपरोक्त समीकरण के दाएं पक्ष को ऊपर नीचे dz से गुणा करने पर, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, F बराबर Q इंटू DE। बताओ इसको ऊपर नीचे किससे गुणा किया हमने, dz से, और इंटू कौन, dz। ठीक है, तो F बराबर, बताओ अपने को किसका मान पता है, अपने को इसका मान पता है, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसको, यहां लगा कि Q इंटू dz इंटू DE बटा dz। क्या DE बटा dz का मान तो पता है, कितना है, ये रहा। और आप ध्यान से देखो इसको, ये क्या क्या है, Q इंटू dz, क्या Q आवेश है और dz एक प्रकार की दूरी है, ये दूरी dz दूरी। तो बताओ ये कौन होता है, द्विध्रुव आघूर्ण, बोलो हाँ या ना। तो अपन क्या लिख देंगे इसको, F बराबर द्विध्रुव आघूर्ण कौन, P और इंटू DE बटा dz। ठीक है, तो बताओ लगने वाला बल F बराबर, बोलो P का मान कितना, सर P का मान है, द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना, 10 की घात -7, तो 10 की घात -7 इंटू DE बटा dz का मान 10 की घात 5, तो कितना, 10 की घात 5। तो बोलो F बराबर कितना जाएगा, 10 की घात -7 माइनस और 5 कितना जाएगा, 10 की घात -2, और बल का मात्रक कौन आता है, न्यूटन। तो इस प्रकार से बल लगेगा। अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करते हुए चलना, स्क्रीन को पॉज करते हुए चलना, आराम से एक एक लाइन को सीखते। अब इसका कौन सा पार्ट, हमें बल आघूर्ण का मान निकालना है, और आप जानते हो द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर होता है PE sin थीटा। एक बात बताओ आप मेरे को, E किस दिशा में, इस दिशा में, और P किस दिशा में, इस दिशा में, ये P कौन सी दिशा में, इस दिशा में है। तो बताओ थीटा का मान कितना डिग्री होगा, 180 डिग्री, बोलो होगा कि नहीं होगा, क्योंकि E इस दिशा में और P इस दिशा में, थीटा का मान कितना डिग्री, 180 डिग्री। तो बताओ आप मेरे को ध्यान से, क्या हो जाएगा, टाउ बराबर PE sin 180, और आप जानते हैं sin 180 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, अतः टाउ बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो इस द्विध्रुव पे लगने वाला बल जो आवेश है वो बल कितना लगेगा इस पे, F बराबर 10 की घात -2 न्यूटन, और जो बल आघूर्ण है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार आप लोग क्वेश्चन नंबर 27 तक सोल्व करेंगे, बाकी दो तीन क्वेश्चन और बच गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग नया चैप्टर बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके साथी जो फ्रेंड्स हैं,
जिन आप भी चाहते हैं जिनका भला हो जाए, घर बैठे उनसे पढ़ाई होगी नहीं, श्योर है, आप खुद देख लीजिए। इतने अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल, शानदार शानदार न्यूमेरिकल क्या घर बैठे हो सकते हैं बिना पढ़े? नहीं हो सकते बिल्कुल भी। तो इनके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आप लोग उनके, आप जो फ्रेंड्स हैं उनको बताइए, क्योंकि हम लोग ये न्यूमेरिकल तो वही कर सकता जो इसकी थ्योरी पढ़ा हुआ है। तो अब जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेसन नंबर 2, उसको आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो समस्या नहीं आएगी। तो अगर कोई बच्चा जो नया जुड़ना चाहता है तो आप उसको ज़रूर मोटिवेट करें और उसको बोलिए कि क्लासें कंटिन्यू चल रही हैं, आप भी क्लासें लीजिए। तो आप उनको समझाइए और घर बैठे आराम से क्लासों का आनंद लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।